नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा मॉडल पेपर बताऊंगा जिसमें सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपको आपके 29 जून के पेपर में यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। इस पेपर का पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किस शासक का दरबारी कवि था। तो दोस्तों, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक का नाम हरिसेन था, जो कि गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा गया है। तो दोस्तों, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा गया है। साथ ही जिस स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, उस स्थान को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। दोस्तों, देखते हैं इस पेपर का तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किस शासन प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लोकतांत्रिक प्रणाली होगा। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है जो कि भारत के अंदर जो तेल होता है उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजती है। साथ ही ऑयल इंडिया लिमिटेड जो भारत का तेल है उसे विदेशों में भी सप्लाई करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड के दो कार्य महत्वपूर्ण हैं। आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 7वीं योजना को, दोस्तों ये प्रश्न गलत है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। ये प्रश्न इस प्रकार से है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो आर्थिक उत्पादकता है उसको बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार में वृद्धि करना, साथ ही जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी वृद्धि करना। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर का छठा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति का गठन सन 1949 के अंदर किया गया था। तो दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। चलते हैं आगे 7वें प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7वां प्रश्न पूछा गया है, तृतीय क्षेत्र में शामिल होने वाली कोई 2 सेवाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, तृतीय क्षेत्र के अंदर हमारे पास में 2 मुख्य सेवाएं आती है। पहली का नाम है परिवहन, दूसरी है हमारे पास में बैंकिंग। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको तृतीय क्षेत्र के अंदर जो 2 मुख्य सेवाएं आती है, परिवहन और बैंकिंग, उनके नाम बता दिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर का 8वां प्रश्न पूछा गया है, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी उन लोगों में पाई जाती है जो काम तो करते हैं लेकिन लापरवाही और बहानेबाजी के कारण वे लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उनमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, अविकसित राष्ट्रों का मुख्य लक्षण बताइए। तो दोस्तों, जो अविकसित राष्ट्र हैं या अविकसित देश हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, जो अविकसित देश हैं वहाँ पर क्या होगा, उत्पादक क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी होगी। तीसरा, जो अविकसित देश है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अविकसित राष्ट्र है या अविकसित देश है उसके मुख्य लक्षण हैं। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो दोस्तों, फिलहाल हमारा जो इंडिया है वह बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है। तो दोस्तों, हमें इसको बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या सुझाव हैं, क्या हल हैं, वो करने होंगे। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसे कंट्रोल करना होगा। दूसरा क्या है, हमारी जो कृषि है उसमें सुधार करना होगा, कृषि में विकास करना होगा। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एक राज्य के अंदर हमारे पास में एक राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, एक राज्यपाल होता है। अब उस राज्य के अंदर जितने भी प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं
उन निर्णयों की जानकारी राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री से लेता है। तो दोस्तों आप सबको मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल जितने भी राज्य के अंदर प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी लेता है। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अधिकतर राजस्थान है वह रेतीला है और अधिकतर राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि जल की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान के लोग हैं वह कई तकनीक अपनाते हैं। पहला क्या करते हैं कि टांके द्वारा क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या है, कुएं से भी वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तीसरा तालाब से भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। आगे हमारे पास में बावड़ी है और पांचवा हमारे पास में क्या है, खड़ीन है। तो दोस्तों इन निम्न विधियों द्वारा क्या किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है राजस्थान में। आगे चलते हैं इस पेपर के 13वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है चावल की कृषि का वर्णन निम्नलिखित आधार पर कीजिए, जिसमें पहला है जलवायु। दोस्तों यदि आपको चावल की कृषि करनी है तो आपके खेत के अंदर क्या होना चाहिए, एक गर्म और नम जलवायु होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके जो खेत है उसका जो औसत तापमान है वह 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, चावल की अच्छी कृषि कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है उत्पादक क्षेत्र। यदि आप चावल की कृषि कर रहे हो तब आपको उत्पादक क्षेत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप रेतीले इलाके के अंदर चावल की कृषि कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, वहां पर चावल है वह नहीं उगेंगे। इसलिए आपको उत्पादक क्षेत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस इलाके में जो चावल की खेती है वह अधिक होती है वहां पर ही आपको चावल की कृषि करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो चावल की कृषि की जाती है, जो उत्पादक क्षेत्र अच्छा से अच्छा है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। देखते हैं दोस्तों आगे इस पेपर का 14वां प्रश्न। जैसा कि आप देख सकते हैं 14वें प्रश्न में पूछा गया है लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जो हमारे पास में लौह खनिज होता है उसमें लोहा पाया जाता है, जबकि अलोह खनिज होता है उसमें लोहा नहीं पाया जाता। दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा आपको बता देता हूँ, जो लौह खनिज होता है उसका एग्जाम्पल है मैग्नीज क्रोमाइट, ठीक है, जबकि जो अलोह खनिज है उसका हमारे पास में एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लौह और अलोह खनिज के अंदर अंतर बताया। आगे हमारे पास में इस पेपर का 15वां प्रश्न पूछा गया है वर्तमान काल को इस्पात काल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं वर्तमान काल को इस्पात काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी के समय में इस्पात के बिना किसी भी वस्तु या मशीनरी का बना पाना असंभव है, अर्थात दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज इस्पात से ही बनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको कारण बता दिया कि वर्तमान काल को इस्पात काल इसलिए कहा गया है निम्न कारणों की वजह से। आगे इस पेपर का 16वां प्रश्न पूछा गया है लिंगानुपात क्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो मैं आपको सबसे पहले लिंगानुपात की परिभाषा बताता हूँ। देखिए किसी क्षेत्र विशेष में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, और सन 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो है 943, ठीक है, कितना है 943, जबकि जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो हमारे पास में है 928। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने सन 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी जिसमें भारत और राजस्थान का लिंगानुपात बताया। आगे देखते हैं इस पेपर का 17वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है परिवहन क्या है, सबसे सस्ते परिवहन के साधन का नाम लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं परिवहन उस सुविधा को कहते हैं जिसमें कोई एक जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आगे मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे सस्ता परिवहन है उसके साधन का नाम क्या है। जो हमारे पास में दुनिया में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है उसका नाम है जल मार्ग। क्या नाम है दोस्तों, जल मार्ग, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 18वां प्रश्न पूछा गया है सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है। तो आप सब जानते हो यदि आपके पास में 2 पहिए वाला वाहन है यानी कि मोटरसाइकिल, तब आपको जो हेलमेट है वो अवश्य पहनना चाहिए, इससे आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हो। दूसरा, यदि आपके पास में 4 पहिए वाला वाहन है तब आप क्या कीजिए, यदि आपके पास में 4 पहिए वाला वाहन है तब आप सीट बेल्ट होता है
उसे पहनिए, इससे भी आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हो। तीसरा, आपके पास में जो लाइटिंग लगी होती है सड़क पर, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, उनकी पालना भी करनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है, जो सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग होती है, यानी कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। तो इस प्रकार से इन नियमों के पालन द्वारा हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकते हैं और सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 19वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ, इसके लक्ष्य बताइए। तो दोस्तों भारत देश के अंदर सन 2014 में जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका जो मुख्य लक्ष्य ये था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारत के अधिकतर लोग हैं वह खुले में शौच जाते हैं, तो भारत सरकार ने खुले में शौच जाने पर रोक लगा दी। साथ ही हर व्यक्ति के घर पर एक शौचालय बनवा दिया। तो ये यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह था कि जो खुले में शौच जाने को बंद किया जाना चाहिए और घर के अंदर ही शौच करना चाहिए। आगे देख सकते हैं 20वां प्रश्न पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताइए। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया है चोल कला पर लेख लिखिए। आगे देखते हैं दोस्तों इस पेपर का 22वां प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया है औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि ये जो औद्योगिक क्रांति है वो क्या होती है। देखिए, हाथों द्वारा बनाई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की गई वस्तुओं की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो हाथों से सामान बना सकते हैं उसकी बजाय मशीनों से सामान बनाना क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहता है। ये सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों आई, क्योंकि दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया पर, ठीक है, इंग्लैंड का कब्जा था। यानी कि इंग्लैंड है वो सब कुछ जान चुका था 18वीं और 19वीं शताब्दी में, इसलिए पूरी दुनिया में इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आगे 23वां प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आगे 24वां प्रश्न पूछा गया है जीवन की निम्न गुणवत्ता किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करती है। दोस्तों 24वें के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। आगे 25वां प्रश्न साख किसे कहते हैं, साख के स्रोत के रूप में साहूकार को समझाइए। आगे 26वां प्रश्न इस पेपर का विधिक जागरूकता किसे कहते हैं, सरकार ने विधिक जागरूकता के कौन से उपाय किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 4 नंबर के प्रश्न हैं और आपके 100% इन प्रश्नों के आने के चांस हैं। आगे देख सकते हैं 27वां प्रश्न 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। 27वें के अथवा में देख सकते हैं दिया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है चंपारण किसान आंदोलन, तीसरा है प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष। आगे हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है संघीय व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। 28वें के अथवा में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। दोस्तों 29वां प्रश्न पूछा गया है विधान परिषद के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। देख सकते हैं 29वें के अथवा में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और संहारक होता है, स्पष्ट कीजिए। आगे इस पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको जो क्षेत्र दिए गए हैं वो आपको भारत के मानचित्र में भरने हैं। पहला हमारे पास में है शिमला, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है श्री गंगानगर, चौथा है बारामूला। तो दोस्तों आप सब जानते हो जो शिमला है वो हमारे पास में हिमाचल प्रदेश में है, अहमदाबाद गुजरात में है, गंगानगर राजस्थान में है और बारामूला है वो हमारे पास में जम्मू और कश्मीर में है। साथ ही हमारे को अंतिम क्षेत्र और दिया गया है 5वां विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है जिसमें आपको दिए गए निम्न क्षेत्र आपको भरने हैं। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।